Hello everyone, welcome in Pravakar MABS. Today's topic is irreversible anti-cholinesterase enzymes. क्या irreversible anti-cholinesterase enzymes? अगर अपन बात करें एंटी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स, वो भी क्या इरिवर्सिबल का, तो इसका जो फर्दर दो पार्ट होता है। क्या होता है? फर्दर दो पार्ट होता है। एक पार्ट हो जाएगा आपका कार्बामेट, क्या हो जाएगा, एक हो गया आपका कार्बामेट और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्या? एक कार्बामेट, एक हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। अगर अपन बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट का, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ पे फोकस करो, ये है क्या, इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स। जो इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स है ना, ये क्या होता है, इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह क्या होता है, एज ए पॉइजन यूज होता है। कभी भी इसको हम पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट में एज ए पॉइजन यूज़ किया जाता है। जैसे इंसेक्टिसाइड फॉर्म के में यूज़ होगा, पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है इसको। अपन इसका फर्दर दो पार्ट है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट। अगर अपन कार्बामेट का पहले बात करें तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा कार्बारिल। क्या हो जाएगा? कार्बारिल। फिर हो जाएगा क्या, एल्डी कार्ब। क्या? एल्डी कार्ब। फिर क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सर। क्या हो जाएगा? प्रोपोक्सर। तो इसमें इसका ट्रिक याद रखना, बना लेना, CAP कैप। कार में कैप छूट गया, मान लो सपोजिटेड कार में बैठे और आपका कैप खो गया, तो अब क्या बोलोगे, कार में कैप खो गया। तो मतलब इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स का कार्बामेट का एग्जांपल हो जाएगा कार्बारिल, एल्डी कार्ब और प्रोपोक्सर। अगर अपन बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट का, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में कौन कौन सा ड्रग्स आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे मैलेथियोन, पैरेथियोन, सल्थियोन। याद रखना, मैलेथियोन, पैरेथियोन और सल्थियोन। सल्थियोन सब में क्या हो जाएगा, थियोन वर्ड आएगा, थियोन आएगा। और टिक 20 को क्या बोलते हैं, डाइजिनॉन। क्या बोलते हैं उसे? डाइजिनॉन बोलते हैं। सब देखो, सब में नॉन आ रहा है ना, सब में नॉन आ रहा है। और याद रखना, कुछ नर्व गैसेस भी है, कुछ गैस फॉर्म में भी दिखेगा, जैसे नर्व गैस। कब यूज़ करेंगे इसको? यूज़ किया जाता है जैसे आप केमिकल वार्ड होता है तो उस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, केमिकल वार्ड वगैरह में। जैसे हो जाएगा टबून, सैरिन, सोमन। क्या? टबून, सैरिन, सोमन। ये क्या होता है, 3 नर्व गैसेस जो क्या होता है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट में, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं OP से। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन, इसका क्या क्लिनिकल फीचर होता है। इस क्लिनिकल फीचर में अपन पहला बात करें, इसमें क्या होता है कि आपका एसिटाइल कोलिन, क्या, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाता है। जब एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा, याद रखना क्लिनिकल फीचर पढ़ रहे हैं कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। जब एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होता है तो हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन आपका मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी वर्क करता है और निकोटिनिक रिसेप्टर भी वर्क करता है, दोनों भी वर्क करता है। मतलब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर को, और दूसरा ये स्टिमुलेट करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर को। जो मस्करेनिक रिसेप्टर को जो स्टिमुलेट करता है, इससे जो कॉमन साइड इफेक्ट है जो होता है आपका डंबल। डी रिप्रेजेंट करता है डायरिया को, यू रिप्रेजेंट करता है यूरिनेशन को, एम रिप्रेजेंट करता है म्योसिस को, बी रिप्रेजेंट करता है आपका ब्रेडिकार्डिया को, और बी रिप्रेजेंट करता है ब्रोंकोस्पाज्म को, और ई रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज करता है एक्साइटेशन को, एल रिप्रेजेंट करता है लैक्रिमेशन को, और एस रिप्रेजेंट करेगा स्वेटिंग को, और एस रिप्रेजेंट करेगा सेलेवेशन को। तो अगर बात करें नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर में एक चीज़ याद रखना, क्या हो जाएगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन का जो फंक्शंस होता है, ये एसिटाइल कोलिन तुम्हारा मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों पे करता है, मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को स्टिमुलेट करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या करता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो मतलब कि स्पाज्मेटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। इसका मतलब ये स्पाज्मेटिक करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। और इम्पॉर्टेंट याद रखना, ये जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है तुम्हारा डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है तुम्हारा, नहीं, ह्यूमन बींग्स का। अगर बात करें, अगर अपन बात करते हैं कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, तो उसका जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ये भी है, उसमें सीजर देखने को मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, वो आपका होता है रेड टीयर्स में क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन है ये RBC का ब्रेकडाउन करता है। क्यों? क्योंकि जो एक एंजाइम्स है RBC एस्ट्रेज एंजाइम्स, उसका इनिबिशन होगा तो वो क्या करता है, RBC का ब्रेकडाउन होगा। जब RBC ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन उसमें से
अलग हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपका जो लैक्राइमेटिक ग्लैंड है उस लैक्राइमेटिक ग्लैंड में क्या हो जाएगा, चले जाएगा और एज ए रेड टीयर देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, एक रेड टीयर देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल है, रेड टीयर तुम्हें देखने को मिलेगा। वही बात फिर से बात कर लेते हैं रेड टीयर के बारे में। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी स्टेज है वो इनिबिशन होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन सेपरेट होगा, फिर हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो लैक्राइमेटिक ग्लैंड में क्या जाके वो स्टोर कर जाएगा और धीरे धीरे एज ए टीयर के फॉर्म में निकलेगा। तो वो इसीलिए वो टीयर तुम्हें रेड कलर का दिखेगा, इसीलिए उसे अपन क्या बोलेंगे, रेड टीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेड टीयर बोलेंगे, जो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, डेट इज कॉल्ड रेड टीयर। इसका अपन मैकेनिज्म का बात करें तो मैकेनिज्म में क्या करता है, यह इनहिबिट कर देता है आपका कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। और याद रखना कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स दो होता है, एक होता है अच्छे और बच्चे। अच्छे बोले तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स, बच्चे बोले तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। और बच्चे को हम पच्छे भी बोलते हैं, पच्छे बोले तो स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स, स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। समझो बात को, अगर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स का इनिबिशन हो गया तो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स क्या करता था, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को डिस्ट्रॉय कर देता था, जिसके कारण रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन उतना अमाउंट में नहीं जा पा रहा था, जो पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन में था या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल सकते हैं। वहाँ पे जब ऐसे इस एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता था, अगर अपन उसी को इनिबिट कर देंगे, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसका मतलब एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा। याद रखना इसमें भी सबसे ज़्यादा किसको, बच्चे बोले तो ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज, मतलब बच्चे भी बोलते हैं, स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स भी बोलते हैं। डायग्नोसिस में क्या होता है, डायग्नोसिस में जो बच्चे बोले तो बच्चे बोले तो यहाँ ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स, इसे हम स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स बोलते हैं। याद रखना बच्चे, BACHE लिख दो, बच्चे बोलो या पच्छे लिखो, मतलब बच्चे बोले तो ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स, बच्चे बोले तो स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। ये दो जो एंजाइम्स हैं, और आरबीसी का जो एस्ट्रेज एंजाइम्स हैं, आरबीसी एस्ट्रेज एंजाइम्स हैं, ये दोनों एंजाइम्स का लेवल या एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। ये इसका मेन डायग्नोसिस होता है, इस चीज़ को समझना। तो सवाल आता है सर, मैकेनिज्म में कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। सर हमें तो बोलने से समझ में नहीं आता, हमको तो आप प्रूफ दो। इसका अपन प्रूफ भी देते हैं, किस तरीका से कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका रीज़न खोजते हैं। देखो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर दो किस तरीका से इनहिबिट हो रहा है इस एंजाइम्स का, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को फर्दर अपन बात करते हैं। इसमें जो है ये क्या आपका, सपोज डैट ये आपका कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है, ये भी क्या आपका कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है। इसके पास दो साइट होता है, एक साइट ये जिसे अपन बोलेंगे एन आयनिक साइट, क्या एन आयनिक साइट, इसे अपन अटैचमेंट साइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन है, इस एसिटाइल कोलिन का अटैचमेंट कहाँ होता है, इस कोलिन एन आयनिक साइट से होता है। किससे होता है, एन आयनिक साइट से होता है। और इसके पास दूसरा होता है आपका स्टेरेटिक साइट, क्या एस्टेरेटिक साइट, इसे क्या बोलेंगे अपन, एस्टेरेटिक साइट बोलेंगे। याद रखना दो साइट होता है, एक एन आयनिक साइट और दूसरा एस्टेरेटिक साइट। एन आयनिक साइट को क्या बोलते हैं अपन, अटैचमेंट साइट भी बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है कि ये जो आपका कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है, इसका जो एस्टेरेटिक साइट है, यह क्या करता है, इस कोलिन और एसिटाइल और कोलिन को, ये एसिटाइल और कोलिन को ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। कैसे, हाइड्रोलाइज कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब हाइड्रोलाइज करके ये एसिटाइल और कोलिन को अलग अलग कर दिया। याद रखना कौन, एस्टेरेटिक साइट जो है, और ये एस्टेरेटिक साइट कैसे ब्रेक करता है एसिटाइल और कोलिन को, हाइड्रोलेज करके, हाइड्रोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देता है। अब अपन डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स पे ऑर्गेनोफॉस्फेट आएगा और कार्बामेट आएगा, उसे इनहिबिट करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस डायग्राम पे फोकस करो। तो इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करेगा, ये आपका एस्टेरिक साइट को ब्लॉक कर देता है।
ये किसको करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट? एस्ट्रेटिक साइट को ब्लॉक करेगा। और यह जो कार्बामेट है यह आपका एस्ट्रेटिक साइट को भी ब्लॉक करता है और एन आयनिक साइट को भी ब्लॉक करता है। कौन? कार्बामेट। इस चीज़ को अपन लिख लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करेगा? आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट केवल और केवल एस्ट्रेटिक साइट को ब्लॉक कर रहा था, जबकि ये जो आपका कार्बामेट है ये कार्बामेट दोनों को ब्लॉक करता है, एस्ट्रेटिक साइट को भी ब्लॉक करता है और एन आयनिक साइट को भी ब्लॉक करता है, दोनों को ब्लॉक करता है। तो अपन इसे अब नेक्स्ट फर्दर पॉइंट पे क्या डिस्कस करेंगे, एक ड्रग्स है टैकरीन और एड्रोफोनियन। ये टैकरीन और एड्रोफोनियन का क्या काम है? ये केवल और केवल आपके एन आयनिक साइट को ब्लॉक करेगा। याद रखना, टैकरीन और एड्रोफोनियन केवल और केवल किसको करता है? एन आयनिक जो साइट है उसे केवल ब्लॉक करेगा। हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ड्रग्स है, यह क्या करता है? इसको अपन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने में। किस चीज़ का ट्रीटमेंट में? ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट के पॉइजनिंग में इसे यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखना। ये ऑक्साइम क्या करता है? ऑक्साइम का काम क्या होता है? ये सबसे पहले देखो, ये जो है आपका कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है, इसके पास दो साइट है, एक एनायनिक साइट, एक हो जाएगा आपका एस्ट्रेटिक साइट। क्या हो जाएगा? एनायनिक साइट और एस्ट्रेटिक साइट। एक चीज़ इसमें याद रखना कि यहाँ पे कार्बामेट नहीं यूज़ करना। ऑक्साइम कार्बामेट के केस में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो केवल यह क्या करेगा, जो ऑक्साइम है यह आपको क्या करेगा, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है उससे प्रिवेंट करता है। कैसे करता है अपन बात करते हैं। ये जो ऑक्साइम है ये ऑक्साइम आपके एनायनिक साइट से अटैच होगा, और यह एनायनिक साइट से जैसे ही ऑक्साइम अटैच हुआ तो यह क्या करेगा, इस चीज़ को समझना। यह क्या करेगा, यह ऑक्साइम, यह जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, जो एस्टेरेटिक साइट से ऑर्गेनोफॉस्फेट अटैच हो रहा है, इससे क्या करेगा, ये बाइंड होके निकल जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट को लेकर चले जाएगा। जब ये निकल गया, ऑक्साइम इसको ले गया, तो इसका मतलब ये कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स फिर से पॉइजनिंग से फ्री हो गया, मतलब पॉइजन से फ्री हो गया। मतलब ना यहाँ पे कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है, ना ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंटरेटिक साइट से रिमूव हो गया, इसका मतलब ये कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स फिर से क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइम को क्या बोलेंगे, कॉलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर क्या बोलेंगे। दोबारा एक्टिवेट हो गया क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिमूव कर दे रहा है, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, कॉलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर बोलेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कब करेंगे, इसका ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को ऑक्साइम को यूज़ कब करेंगे, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो। याद रखना, कार्बामेट का पॉइजनिंग नहीं होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट, यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कार्बामेट पॉइजनिंग में। कार्बामेट पॉइजनिंग में अपन इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? कार्बामेट पॉइजनिंग का क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? क्योंकि ये जो एनायनिक साइट है ये पहले से क्या होता है, ब्लॉक्ड रहता है। किसमें? कार्बामेट पॉइजनिंग में, कार्बामेट को पॉइजनिंग में। ये अपन फर्दर यहाँ से बात कर सकते हैं। अगर अपन नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना। तो इस चीज़ को सबसे पहले सोचो, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग क्या करता था, आपका कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता था। कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को क्या करता था, इनहिबिट करता था, उसके साइट को इनहिबिट करता था। इसका मतलब कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स क्या करता था, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता था, डिस्ट्रॉय करता था। इसका मतलब जब कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएगा, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा ना। हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब एसिटाइल कोलिन को अपन क्या करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को अपन क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में और कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग में सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा आपका हो जाएगा एट्रोपिन। क्या हो जाएगा, एट्रोपिन। याद रखना, एट्रोपिन को अपन लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईवी के थ्रू आप एट्रोपिन दोगे, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस इंट्रावेनसली आप क्या दोगे, एट्रोपिन दोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट, एक ऑक्साइम स्पेशल टाइप का ड्रग्स अपन ऑक्साइम पर है, तो ऑक्साइम क्या करता है, रीएक्टिवेटर होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स का।
किस केस में? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में। कार्बामेट के केस में था क्या? नहीं, कार्बामेट के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में है उसमें हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। किसका किसका कॉम्बिनेशन? एट्रोपिन और ऑक्साइम का कॉम्बिनेशन अपन दे सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट एट्रोपिन। एट्रोपिन के बारे में अपन बात करते हैं। एट्रोपिन क्या होता है? तो एक चीज़ सोचो, ये एट्रोपिन क्या होता है? आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एट्रोपिन को क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी दे रहे हैं और कार्बामेट पॉइजनिंग में भी दे रहे हैं। और यह पॉइजन क्या करता था? कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता था। लेकिन जब इस पॉइजन को हटा देंगे तो कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉलिन एसिटाइल कॉलिन को बढ़ने नहीं देगा, कम कर देगा। जब एसिटाइल कॉलिन का लेवल कम हो जाएगा तो कॉमन इफेक्ट जो हम डंबल पढ़े थे, डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, बी फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, ई फॉर एक्साइटेशन और एल फॉर लैक्रिमेशन और एस फॉर स्वेटिंग और एस फॉर सलाइवेशन, ये जो डंबल पढ़े थे वह क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एसिटाइल कोलिन के लेवल कम हो रहा है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। इसमें डोज क्या होता है? 2 मिलीग्राम इंट्रावेनसली दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट यह एक रिपीटेटिव इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। कहने का मतलब ये तब तक रिपीट करेंगे इस चीज़ को जब तक फुल्ली एट्रोपिनाइजेशन अपन नहीं देखेंगे, एट्रोपिन का फुल्ली इफेक्ट नहीं शो करेगा, तब तक अपन क्या करेंगे? एट्रोपिन देंगे। और एट्रोपिन क्या करता था? एट्रोपिन जो डंबल वो एसिटाइल कोलिन के कारण हो रहा था उस चीज़ से हमको प्रिवेंट करेगा। वहाँ पे क्या क्या होता था? जैसे वहाँ पे मियोसिस होता था एसिटाइल कोलिन के बढ़ने से, तो वो क्या करेगा? मियोसिस को इनहिबिट करके मिड्रियासिस कॉज करेगा ना। और वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होता था तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा? एट्रोपिन इसे उल्टा जस्ट टैकीकार्डिया कर देगा ना। वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म होता था तो वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म, यहाँ पे क्या करेगा? एट्रोपिन उसका जस्ट अपोजिट ब्रोंकोडाइलेशन कर देगा ना। यहाँ पे वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है क्या है आपका? रिड्यूस रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। एट्रोपिन के केस में अगर यह आपको हो रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी सिक्रेशन रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये ड्राई हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? एट्रोपिन देना बंद कर देंगे। ये सबसे डेफिनेटिव साइन है एट्रोपिन का, इंपॉर्टेंट है। अगर अपन नेक्स्ट फिर से बात करें ऑक्साइन के बारे में, जो स्पेशल ड्रग्स बोलते थे, ये ऑक्साइन को केवल ओपी पॉइजनिंग में देते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देते हैं। क्यों देते हैं ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना। उसमें भी कब? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी कब? जब अर्ली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो। अर्ली बोलने का विदिन 2 आवर अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो तो उस केस में अपन ऑक्साइम देंगे, याद रखना, ऑक्साइम देंगे। अगर डिलेड हो गया हो तो क्या करेंगे? लेट बोले तो मान लो 12 घंटे से ज़्यादा हो गया और फिर आप पेशेंट में क्या हो रहे हो? ऑक्साइम दे रहे हो। अगर डिलेड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो जो फॉस्फेट जीपी है, जीपी मतलब ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, ये क्या करेगा? आपका इरिवर्सिबली कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम से बाइंड कर जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, डिलेड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो फॉस्फेट ग्रुप है यह कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम से इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा। तो ऑक्साइम क्या करेगा? इससे फॉस्फेट के केस में, डिलेड के केस में यह इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो फॉस्फेट है कॉलिन एस्ट्रेज से कभी भी अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यह जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो अपन बात किए थे ऑक्साइम, ये तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन यह कार्बामेट जो पॉइजनिंग है, ये कार्बामेट पॉइजनिंग में नहीं यूज होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जो अपन बात कर चुके हैं। तो ऑक्साइम में कौन कौन सा ड्रग्स आएगा? एक हो जाएगा प्रेलिडॉक्साइम, प्रेलिडॉक्साइम, एक हो जाएगा ओबिडॉक्साइम और एक हो जाएगा डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम। याद रखना, प्रेलिडॉक्साइम, ओबिडॉक्साइम, डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम। ये जो ओबिडॉक्साइम है ये मोर पोटेंट है, और मोर पोटेंट है तो ये क्या हो जाएगा? लेस डोज में देते हैं। और जो डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम है ये लिपोफिलिक है, और लिपोफिलिक है तो ये क्या करेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो ड्रग्स है इससे हम इंट्रावेनसली देते हैं। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्रोनिक के ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है,
तो क्रोनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का बात करें तो इस चीज़ में क्रोनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का बात करेंगे तो सपोज डैट जो फार्मर वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, वह क्या करता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उसको यूज़ करता है तो वह रिपीटेटिव मतलब कंटिन्यूस उस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन ऑर्गेनोफॉस्फेट के कांटेक्ट में आने से या उसके लो डोज के कांटेक्ट में आने से उसे क्या हो जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, यह एक ऑक्यूपेशनल हैजार्डस है और दूसरा लो डोज प्लस रिपीटेटिव एक्सपोजर होगा। इस केस को अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बोलेंगे। अगर दूसरा इसमें क्या होता है, जो न्यूरोनल डैमेज होता है, न्यूरोनल डैमेज का मतलब होता है जो नर्व का जो माइलिनेशन है वो माइलिनेशन हट जाएगा, मतलब वहाँ पे डीमाइलिनेशन हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो डीमाइलिनेशन है यह आपका परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। इसका मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्या हो जाएगा, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। माइलिनेशन है LINATION होगा। क्या हो जाएगा, इसका कोई भी क्या ट्रीटमेंट नहीं है और कोई भी एंटीडोट नहीं बना। थैंक यू सो मच गाइस। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टीचर से पढ़ना पड़ता है, फैकल्टी से पढ़ना पड़ता है और उसके बाद आपका KGT जानते हो कितना अच्छा बुक है और कितना उसका टिपिकल लैंग्वेज है, उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है और आपके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इस वीडियो को इस 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो क्लिप बनाने में लगभग कम से कम 7 से 8 घंटा हमको मेहनत करना पड़ता है और उसका अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर एक एक वर्ड को समझाना पड़ता है और खुद समझना पड़ता है और फिर आपको समझाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, हर मेरी कोर्स तक ये पहुँचाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।